सभी को जय हिंद। तो आज हम लोग खान सर के बुक का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की और ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ और वर्तमान में ये समय कहाँ पर है? तो ये आपका जो मोहनजोदड़ो है ये लकराना जिला पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत लकराना जिला में मोहनजोदड़ो ये आपका है, वहीं पे स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 में सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन की खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो याद रखिए, जब सिंधु सभ्यता का खोज होने लगा 1921 में आपका दयाराम साहनी ने किया, 1922 में आपका ये मोहनजोदड़ो का इन्होंने किया, क्या कहते हैं, राखल दास बनर्जी का। तो उस टाइम जो हम लोग के पुरातत्व के डायरेक्टर थे वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल महानिदेशक थे सिंधु सभ्यता के खोज के टाइम। नेक्स्ट, J.F. मैके ने 1927 से 1931 तक तथा G.F. डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन कार्य किया? मोहनजोदड़ो। देखिए समझिए, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज तो आपको ये राखल दास बनर्जी ने किया था, लेकिन फिर उसके बाद 1927 से लेकर 1931 तक आपका मैके ने यहाँ पे दोबारा अपना काम स्टार्ट किया और ठीक उसी तरह उसके बाद डेल्स ने भी 1963 में यहाँ पे अपना कार्य स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट पे, तो अब यह है सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों की अभी तक पता चला है। तो सिंधु घाटी में कितने स्थलों का पता चला है? 1500 स्थल का पता चला है। इनमें से केवल 7 ही नगर की संख्या देगी, 7 को नगर की संख्या देगी। सातों कौन कौन से हैं? तो पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चन्हुदड़ो, चौथा है लोथल, पांचवा कालीबंगा, छठवां सूरकांगेडोर और सातवां सुरकोटदा। तो कौन कौन से नगर की संख्या किसको दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में? 7 को। कौन कौन सा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सूरकांगेडोर, सुरकोटदा। तो ये सातों जगह आप लोग एकदम इसको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। कौन सातों जगह था? फिर से सुनिए, जो नगर की संख्या दी गई थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सूरकांगेडोर, सुरकोटदा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं? तो कालीबंगा, जहाँ चूड़ी है आपका काले रंग की चूड़ी, तो कालीबंगा राजस्थान में है। काले रंग की चूड़ी राजस्थान में है, कौन सा? कालीबंगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कौन बोला है? स्टुअर्ट पीगट। स्टुअर्ट पीगट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोले हैं। कौन? स्टुअर्ट पीगट। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जुड़वा राजधानी है, स्टुअर्ट पीगट बोले हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को लोग मुख्यतः किस प्रजाति के मानते हैं? तो मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के हैं माने जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति थे। कौन थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के मोहनजोदड़ो के लोग थे। नेक्स्ट, किस सभ्यता के निवासियों को कुआं, खंभों, नालियों के निर्माण की ज्ञान थी? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का कुआं, खंभा, नालियाँ कई सबको बारे में जानकारी था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, किंतु मेहराब का निर्माण उन्हें नहीं पता था। तो हड़प्पा के लोगों को मेहराब के बारे में नहीं पता। मेहराब क्या होता है? जैसे कि ये ताजमहल में आप गए होंगे, गोला सा रहता है ऐसे, इंडिया गेट टाइप का, ऐसा जो होता है ना, कहीं भी ऐसे गोला गुम्बज टाइप का, यही मेहराब है, राउंडिंग शेप। नेक्स्ट आते हैं ये वाले पे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? मतलब वहाँ का सोसाइटी जो वहाँ पे था, समाज का कैसा था? उचित समतावादी, इक्विलेटरल, मतलब जैसे यहाँ पे है सब लोग इक्वल हैं, समान है, उसी तरह का इसको याद रखिएगा। उचित समतावादी हड़प्पा के सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन था, उचित समतावादी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का द्योतक क्या है? मुद्राएं। तो वहाँ पे मुद्राएं मिली थी जो कि टेराकोटा की बनी होती थी, क्योंकि बाकी कंट्रियों से उस समय व्यापार होता था ना, तो लोथल से, बंदरगाह से जब वहाँ से व्यापार होता था तो वहाँ पे मुद्राएं मिली हैं, वहाँ पे अवशेष मिले हैं अफगानिस्तान वगैरह के। तो वो टेराकोटा की बनी मुद्राएं हड़प्पा सभ्यता में मिली है। नेक्स्ट, हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में
मुख्य रूप से किस द्रव का उपयोग हुआ है? तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्रा है उसका निर्माण टेराकोटा से हुआ है। नेक्स्ट, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिला में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो जो मोंटगोमरी जिला है ना, पाकिस्तान प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिला, वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं, यानी कि जो रावी नदी है उसके लेफ्ट साइड में मोंटगोमरी जिला स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1926 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। तो चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा का टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में दिया। 1826 में हड़प्पा के बारे में जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसके पूर्वी टीले को नगर का टीला कहा जाता है और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला। पूर्वी यानी कि ईस्ट में जो है उसको नगर टीला कहा जाता है, पश्चिमी यानी कि वेस्ट, तो वेस्ट में इसको दुर्ग टीला कहा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है। तो क्या कह रहा है कि हड़प्पा का जो आवास करने का क्षेत्र था तो उसके साउथ में एक कब्रिस्तान है। हड़प्पा के साउथ में कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37, ये इंपॉर्टेंट है, R37 नाम दिया गया है कब्रिस्तान को। जो समाधि होता है R37 नाम दिया गया है, हड़प्पा से रिलेटेड है। इस कब्रिस्तान से जो ताबूत मिला है वह किस लकड़ी का बना था? तो देखिए, जो R37 ताबूत मिला है हड़प्पा में वो देवदार लकड़ी से बना है, देवदार वृक्ष का। और क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको इसका जो देवदार का साइंटिफिक नेम है सेड्रस डिओडर, ये भी दे सकता है। ठीक है, तो इससे घबराइएगा नहीं। तो हड़प्पा में जो R37 मिला है ना कब्रिस्तान में, जो ताबूत मिला है, ताबूत देवदार लकड़ी का है, देवदार लकड़ी का। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी से बाहर मिला है। हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी से बाहर मिला है, जबकि ये मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर मिला है। तो अन्नागार जहाँ से भोजन वोजन रखा जाता है तो हड़प्पा के बाहर मिला है और मोहनजोदड़ो में ये गढ़ी के अंदर मिला है अन्नागार। 6-6 की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षाओं वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ मिला है? तो एक अन्नागार का अवशेष कहाँ प्राप्त है? 12 कक्षाओं वाले एक अन्नागार, मैंने उसमें 12 ठो ब्लॉक है, समझिए क्वेश्चन को। तो 12 ठो ब्लॉक वाले जो अन्नागार हैं वो हड़प्पा में मिला है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दे कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पर है, हड़प्पा में कि मोहनजोदड़ो में, तो सबसे बड़ा अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो में है। भले हड़प्पा में 12 ठो ब्लॉक टाइप का आपका अन्नागार है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। तो हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो ये लोग कपास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? अज्ञात। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर ये भाव चित्रात्मक दिया रहे तो आप वहाँ पे मारेंगे लिपि में, लेकिन वहाँ का अगर भाव चित्रात्मक ऑप्शन में नहीं दिया है तो वहाँ पे अज्ञात मारेंगे। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे दिया है ना चित्रलिपि, तो भाव चित्रात्मक, तो ये चित्रलिपि। नेक्स्ट, सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किसने किया है? तो सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास कौन कौन किया था, जरा सुनिएगा। आस्को परपोला, SR राव, महादेवन, आई महादेवन। तो सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास कौन कौन किया, मतलब वो लोग स्क्रिप्ट से पता लगाने के लिए कौन कौन थे? तो इसमें थे आस्को परपोला, SR राव, आई महादेवन, ये तीनों याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र और विस्तार, तो हम लोग इस पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब और सिंध को माना जाता है। मुख्यतः पंजाब और सिंध हड़प्पा सभ्यता के केंद्र थे। मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदियां में है। ठीक है, केंद्र उसका सिंधु और सहायक नदियों में उसका केंद्र है। यहीं से इसका विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर हुआ है। पूर्व और दक्षिण यानी कि ईस्ट और साउथ में इसका विस्तार हुआ है। इंडिया देख रहे हैं, जैसे कि ये आपका इंडिया है आज के तत्कालीन में, तो ये इधर भी पूरा था हड़प्पा। तो यहाँ पे साउथ नीचे की तरफ और पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ, यहाँ तक पूरा इसका विस्तार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत भी आते हैं। तो कौन कौन उसके अंतर्गत आता है? पहला पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा बलूचिस्तान, चौथा गुजरात, पांचवा राजस्थान, छठा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि वेस्ट उत्तर प्रदेश के इलाके आते हैं। जैसे कि समझिए, इसको आगे जो दिया है उसको मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये हो गया, मानिए इसको हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ऊपर जो है ना, ऊपर आपका है कश्मीर में मांडा। मांडा जो है वो चिनाब नदी के तट पर है। तो यहाँ पे बन गया आपका मांडा, नॉर्थ में मांडा हो गया यानी एम। अब यहाँ पे आ जाइए ए से क्या है? आलमगीरपुर। देखिए ट्रिक बता रहा हूँ, एम ए यहाँ पे डी, मैड। तो यहाँ पे मांडा हो गया नॉर्थ में, ए से हो गया आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है ये आपका मेरठ ज़िले में, और यहाँ पे हो गया डी यानी दाइमाबाद। तो ये जो दाइमाबाद है ये गोदावरी नदी के तट पे है, और ये जो आपका यहाँ पे आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के तट पे है, और यहाँ पे लास्ट में बचा है एस। तो एम ए डी मैड और एस लगा दीजिए, मैड्स। ऐसे चलेगा घड़ी की तरह क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मांडा हो गया चिनाब नदी के तट पर, यहाँ पे हो गया आपका आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और नीचे है आपका दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी के तट पर, और यहाँ हो जाता है एस यानी कि सुरकोटदा। ये दास की नदी के किनारे है सुरकोटदा, बलूचिस्तान में स्थित है। यही है पूरा जो है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। तो आगे है इसमें आपका सिंधु सभ्यता का टोटल एरिया कितना था? तो 12,99,600 किलोमीटर आपका स्क्वायर एरिया था। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया था, यानी वर्ग फीट। सिंधु सभ्यता का टोटल एरिया 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। आगे जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ी थी, तो हम लोग का जो हड़प्पा था वो उसी टाइम में प्राचीन मिस्र था और मेसोपोटामिया था, उस समय समकालीन थे, इसके उसी टाइम के थे, इक्विवेलेंट थे। तो वहाँ पे हम लोग का हड़प्पा सबसे बड़ा था, जिसका एरिया कितना था? 12,99,600 स्क्वायर फीट, वर्ग किलोमीटर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख कथन। मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में कौन कौन क्या क्या बोला उसके बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का हम लोग का सिंधु सभ्यता देन है। कौन बोला था? व्हीलर बोले थे और गार्डन बोले थे। व्हीलर और गार्डन क्या बोले थे? सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। नेक्स्ट, इस सभ्यता का जन्म बलूची वन एवं कृषि संस्कृतियों के प्रभाव से हुआ। तो कृषि के संस्कृतियों के प्रभाव से हुआ, बलूची वन से हुआ। ये कौन बोला? फेयर सर्विस क्या बोले कि ये हम लोग का जो सिंधु सभ्यता है इसका बलूची वन से हुआ, कृषि संस्कृतियों के प्रभाव से हुआ। नेक्स्ट, यह सभ्यता आर्य सभ्यता थी तथा आर्य ने ही इस सभ्यता का निर्माण किया। ये कौन कहा था? लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर क्या बोले थे कि ये सभ्यता जो थी आर्यन सभ्यता की देन थी। नेक्स्ट, इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। ये कौन बोला था? आर.डी. बनर्जी क्या बोले थे कि ये लोग द्रविड़ लोग थे। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल। तो यहाँ पे जो मांडा है जम्मू कश्मीर में है, मांडा जम्मू कश्मीर। कालीबंगा राजस्थान। मुंडीगाक एवं सुरतुगई कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। मुंडीगाक और सुरतुगई अफगानिस्तान। नेक्स्ट, मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट, रानागुंडई बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में क्या क्या है? मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट, रानागुंडई, ये बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी, ये पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी कहाँ पे है? पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा है, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी है। नेक्स्ट, रोपड़, चक 86, बाडा, संघोल, ये पंजाब भारत वाले पंजाब में है। रोपड़ और बाडा, चक 86, संघोल। नेक्स्ट, बनावली, राखीगढ़ी, मित्ताथल, ये हरियाणा में है। नेक्स्ट, आलमगीरपुर, हुलास, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो पहला पेज ये यहाँ पे हो गया आज दूसरे टॉपिक का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था कैसी थी? शॉर्ट में ये तो वहाँ की जो लोगों की राज व्यवस्था थी कुलीन तंत्रीय थी। हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था कैसी थी? कुलीन तंत्रीय था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किससे बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो ध्यान रखिए, हड़प्पा सभ्यता में तो तलवार वलवार नहीं मिले हैं, लेकिन औजार और हथियार दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कुल्हाड़ी उल्हाड़ी ये सब जो होता है ना, इस टाइप का जो हथौड़ा टाइप का है, जो उस टाइम का होता है औजार और हथियार, तो ये अधिकतर किसके बने होते थे? तो एक ताम्र, दूसरा टीन, तीसरा कांस्य। तो ये ताम्र, टीन और कांस्य के बने होते थे। हड़प्पा काल में औजार किसके बने होते थे? ताम्र, टीन और कांस्य के। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या कितनी थी? तो 16 इकाई थी। वजन और माप की 16 सबसे फेमस माना जाता है, क्योंकि 16 के वहाँ पे बाट ज़्यादा मिले हैं। कहने का मतलब है 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 16, 32, इस तरह से 64 ऐसे चलता था। अब ये सोचेगा कोई कि हमको 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, नहीं। 2 का यहाँ पे हो गया डबल, 4 का डबल हो गया 8, 8 का डबल हो गया 16, 16 का डबल हो गया 32। तो इस तरह से 16 सबसे फेमस थी वहाँ पे। किलो मत लिख दीजिएगा, वैसे किलो देगा भी नहीं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत है। तो वहाँ पे जो जल निकलता था वो काफ़ी अद्भुत है मोहनजोदड़ो में। यहाँ से ईंट बनाने का भट्टा, घरों में जो होता है सीढ़ियाँ है, कपास, पत्थर के लिंग जो शंकर भगवान होते हैं, पत्थर के लिंग आदि मिले हैं। किस तरह की नृत्य की प्रतिमा मिली है? तो भाई मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी का आपको प्रतिमा मिला है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मिला है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? राखलदास बनर्जी, सबको पता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है जो 11.88 मीटर लंबा, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है? कौन? तो वहाँ का जो स्नानागार है, जो बात है वहाँ का स्नानागार, मोहनजोदड़ो में स्नानागार है, उसकी लंबाई कितनी है? 11.8 मीटर। उसकी चौड़ाई कितनी है? 7.01 मीटर। और उसकी गहराई कितनी है? 2.43 मीटर गहरा है। अब आते हैं हम लोग अगले पे। किसने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो जो वहाँ का जो अभी हम लोग देखे हैं उसको आश्चर्यजनक किसने कहा है? सर जॉन मार्शल ने कहा है कि जो विशाल स्नानागार है वो वहाँ का आश्चर्यजनक निर्माण है। नेक्स्ट, 45.71 मीटर लंबा, 45.71 मीटर लंबा यानी कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा, 15.23 मीटर चौड़ा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अन्नागार, जिसमें फूड भोजन वोजन रखा जाता है। तो उसका क्या था साइज? तो उसमें था 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा। नेक्स्ट, कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई थी? तो इंग्लिश ब्रांड पद्धति से उस ईंटों की चिनाई हुई थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियाँ ज़्यादा नहीं मिली। भाई पुरुष तो मूर्ति मिला ही नहीं है, ये नारी की। तो नारी मूर्ति ज़्यादा मिला है, पुरुष मूर्ति मिला है लेकिन नारी का बहुत ज़्यादा मिला है। नेक्स्ट, राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज किसने 1953 में की? तो कालीबंगा की खोज 1953 में एक घोष ने की और कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ठीक। नेक्स्ट, प्राग हड़प्पा युगीन जूते हुए खेत और हवन के कुंडों का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। कालीबंगा से माँ काली दिमाग में रखिए, माँ काली के लिए हम लोग हवन कुंड का प्रयोग करते हैं। जूते हुए खेत कालीबंगा, ये तो एकदम दिमाग में बैठा के रखिए। तो जूते हुए खेत और हवन कुंड का साक्ष्य कालीबंगा। नेक्स्ट, वह एकमात्र सैंधव शहर कौन सा है जहां से ईंट का एक कृत्रिम गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है? तो ईंटों का कृत्रिम मतलब ईंटे से बनाया गया डॉकयार्ड कहाँ पर मिला है? ये मिला है आपको लोथल में। लोथल से ही बाकी कंट्रियों में उसमें व्यापार होता था, ट्रेड होता था। तो एकमात्र ईंटों का बनाया गया डॉकयार्ड कहाँ पर है? तो ये है लोथल में, गोदीवाड़ा लोथल में है। नेक्स्ट, अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में किस नदी के तट पर स्थित लोथल स्थल की खोज 1957 में डॉक्टर एस आर राव, तो लोथल की खोज 1957 में एस आर राव ने की थी। वो लोथल नदी कहाँ पर है? तो भोगवा नदी के तट पर। लोथल जो है आपका जगह भोगवा नदी के तट पर है। और ये इसका खोज कौन किया था? एस आर राव किए थे। कब किए थे? 1957 में। तो लोथल ऐसे याद कर लीजिए, लोथल भोगवा नदी एस आर राव खोज किए थे 1957 में। नेक्स्ट, सागर तट पर स्थित लोथल से व्यापार
का मुख्य बंदरगाह था? पश्चिम एशिया। तो लोथल से कहाँ कहाँ व्यापार होता था? पश्चिम एशिया में व्यापार होता था। लोथल से कहाँ व्यापार होता था? पश्चिम एशिया। लोथल वहाँ का बंदरगाह था हम लोग के भारत का। नेक्स्ट, किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? तो लोथल से डायरेक्ट, ये जो कि लोथल गुजरात में है, यहाँ से मेसोपोटामिया व्यापार होता था समुद्री मार्ग से। और नेक्स्ट पे आते हैं, किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल सामुद्रिक व्यापार की गतिविधियों का केंद्र था? फारस की मुद्राएं जो हैं वो लोथल में मिली हैं, तो इससे पता चलता है कि लोथल में समुद्रिक व्यापार होता था। तो फारस की मुद्रा से पता चलती है कि लोथल से समुद्रिक ये व्यापार होता था। फारस की मुद्रा ये लोथल में मिली है। लोथल में जहाँ भी सिक्का आपको दे देना, सीधे लोथल पे मारी आंख बंद करके। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर ऐसा चित्र बना मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। यह किस पक्षी का चित्रण सबसे अधिक किया गया है? तो जो मृदभांड मिला है, मिट्टी टाइप का, जो घड़ा टाइप का होता है, लोथल से मिला है। उस पर जो न पंचतंत्र में नहीं रखते हैं कहानी रेखा रहता है चालाक लोमड़ी का और सारस का, तो वैसा ही कुछ तरह का सेम पिक्चर देखने में लग रहा है। तो जो पक्षी है कौन सा है? बतख। तो जो मृदभांड मिला है लोथल से, उस पर किसका पेंटिंग है? बतख का है। नेक्स्ट, किस स्थल पर दरवाजे की बगल की गलियों न खुलकर सामने की सड़क पर खुलते? तो भैया सामने की सड़क पर जो गेट खुलते थे लोथल में खुलते थे, और बाकी हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे तो वहाँ का जो गेट होता है वो अंदर की तरफ से खुलता था, लेकिन जो आज के आधुनिक युग में हम लोग का गेट जो है रोड के सामने की तरफ होता है, उस टाइम वो लोथल में उस तरह का था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन हुआ एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? हड़प्पा कालीन हुआ एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव था? तो चनहुदड़ो में नगर दुर्ग नहीं था। चनहुदड़ो में नगर दुर्ग का अभाव था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो स्थल का उत्खनन 1931 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चनहुदड़ो का उत्खनन गोपाल मजुमदार ने किया था 1931 में। गोपाल मजुमदार, चनहुदड़ो 1931 में। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर है चनहुदड़ो, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ से मनके बनाने कारखाना मिले हैं? तो चनहुदड़ो से लिपस्टिक हो गया, जितना लेडीज़ का ये सब है ना, मेकअप लिखा पुताई जो चेहरे पे होता है, तो वो सब हो गया, और लिपस्टिक वगैरह। तो ये मनके बनाने का जो कार्य है ना, तो इसका कारखाना कहाँ मिला है? चनहुदड़ो में। नेक्स्ट, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज आर एस बिस्ट, हरियाणा के हिसार में वो कौन सा जिला है जिसकी खोज आर एस बिस्ट ने की थी? और वह वहाँ से पूर्व हड़प्पा का एवं हड़प्पा दोनों ही संस्कृति अवशेष मिले हैं। पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा के पूर्व, मैंने हड़प्पा के पहले का और हड़प्पा का दोनों का संस्कृति का अवशेष कहाँ मिला है? तो बनावली एक ऐसा जगह है जहाँ से हड़प्पा के तो अवशेष मिले हैं, लेकिन हड़प्पा से पहले के टाइम का भी अवशेष बनावली से मिला है। ये बनावली कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में किसने की थी? तो गुजरात के कच्छ जिले में सुरकोटदा एक बंदरगाह नगर है सुरकोटदा, उसकी खोज 1964 में जगतपति जोशी ने की थी। तो जगतपति जोशी ने सुरकोटदा की खोज 1964 में की थी। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा को बंदरगाह नगर के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जाते हैं इसके साइड बाय साइड फैक्ट्स पे। तो लोथल, यहाँ पे आते हैं, लोथल रंगपुर भगतराव, ये कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। लोथल रंगपुर भगतराव कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। धौलावीरा सुरकोटदा कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। धौलावीरा सुरकोटदा कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। और लोथल रंगपुर भरतराव ये कठियावाड़ गुजरात में है। लोथल रंगपुर कठियावाड़ गुजरात में, और धौलावीरा सुरकोटदा कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के पतन की व्याख्या, और इसमें क्या क्या व्याख्या? सिंधु सभ्यता के पतन की व्याख्या में आते हैं। तो जो लोग बोले कि भयंकर बाढ़ से यहाँ का सभ्यता खत्म हो गया, तो उसमें कौन कौन से हैं? रेइस्क, जॉन मार्शल, मैके, एसआर राव। रेइस्क, जॉन मार्शल, मैके, एसआर राव। रेइस्क, जॉन मार्शल, मैके, एसआर राव बोले कि बाढ़ के चलते सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, भयंकर बाढ़ के चलते। कौन कौन बोला? जॉन मार्शल, मैके, एसआर राव, रेइस्क। नेक्स्ट, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन एच.टी. लैम्ब्रिक। सिंधु सभ्यता का मार्ग परिवर्तन के चलते इसका सभ्यता का नष्ट हो गया, कौन बोला?
एच टी लैम्ब्रिक क्या बोले हैं, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया, जो सिंधु नदी थी ना उसका मार्ग परिवर्तन हो गया, इसीलिए सभ्यता का नाश हो गया। नेक्स्ट इसमें है वर्धित शुष्कता और घग्गर का सूख जाना, तो घग्गर नदी सूख गई, ये कौन बोला, डीपी अग्रवाल और सूद बोले, ठीक है। नेक्स्ट बर्बर आक्रमण, व्हीलर बोले, व्हीलर कि यहाँ पे बर्बर आक्रमण हुआ था, इसी के चलते ये सभ्यता नष्ट हो गई। नेक्स्ट पारिस्थितिक असंतुलन का सिद्धांत, फेयर सर्विस, तो फेयर सर्विस क्या बोले हैं, पारिस्थितिक असंतुलन के चलते यहाँ का सभ्यता नष्ट हो गया, सिंधु सभ्यता, फेयर सर्विस बोले, पारिस्थितिक असंतुलन के चलते यहाँ का सभ्यता नष्ट हो गया। नेक्स्ट परंपरा के बाद भी जीवन रहा, ये बात कौन बोला था कि यहाँ पे लोग परंपरा के बाद भी जीवन रहा, पॉलिस और मलिक बोले कि यहाँ पे परंपरा के बाद भी यहाँ पे जीवन रहा। अब नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत कौन बोला, अमलानंद घोष और आर.एल. अस्टाइन, जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत कौन बोला हड़प्पा के बारे में, अमलानंद घोष और आर.एल. अस्टाइन, अमलानंद घोष और आर.एल. अस्टाइन जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत बोले हैं। नेक्स्ट प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा के चलते ये सभ्यता नष्ट हो गई, कौन बोला, KUR कैनेडी, कैनेडी बोले हैं, कैनेडी, प्राकृतिक आपदा के चलते, ये डिजास्टर के चलते यहाँ का सभ्यता नष्ट हो गया। नेक्स्ट भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन के चलते सभ्यता नष्ट हुआ, कौन बोला, M.R. साहनी, भूतात्विक परिवर्तन M.R. साहनी, भूतात्विक परिवर्तन M.R. साहनी, भूतात्विक परिवर्तन M.R. साहनी। नेक्स्ट प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता के चलते सभ्यता नष्ट हो गई, कौन बोला, जॉन मार्शल बोले कि प्रशासनिक शिथिलता यहाँ पे नहीं था, इसी के चलते यहाँ पर सभ्यता नष्ट हो गई, प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल। नेक्स्ट आर्यों का आक्रमण कौन बोला, गार्डन चाइल्ड्स और व्हीलर, गार्डन चाइल्ड्स और व्हीलर बोले हैं कि यहाँ पे आक्रमण किए, इसीलिए यहाँ का सभ्यता नष्ट हो गया, आर्यों के चलते सभ्यता नष्ट हुआ, कौन बोला था, गार्डन चाइल्ड्स और व्हीलर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थल से प्राप्त वस्तुएं, तंदूर हड़प्पा, सजावटी ईंटें कालीबंगा, सजावटी ईंटें कालीबंगा ईंटें, सजावटी ईंटें कालीबंगा, स्नानागार मोहनजोदाड़ो, कुषाणकालीन स्फूत मोहनजोदाड़ो। एक काम करिएगा, ये जो कुषाणकालीन स्फूत है मोहनजोदाड़ो, ये मेरी तरफ से टास्क है, जो लोग भी एक्टिव हैं जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल निकालिएगा, तो कुषाणकालीन स्फूत मोहनजोदाड़ो क्या है, ये मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्षमा करिएगा, शायद मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, कुषाणकालीन स्फूत मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट ताम्र कुल्हाड़ी रोपण, ताम्र कुल्हाड़ी यानी कि रोपड़ से ताम्र कुल्हाड़ी मिला। नेक्स्ट जुता हुआ खेत कालीबंगा, खिलौना हल जो होता है ना, खिलौने का छोटा सा हल बनावली में मिला था, हल जो खेती करने वाला होता है हल, तो खिलौने का छोटा सा बनावली में मिला था। नेक्स्ट 3 हिस्सों में विभाजित नगर, नगर दुर्ग मध्य नगर और निचला नगर, 3 हिस्सों में विभाजित नगर कौन था, नगर दुर्ग मध्य नगर निचला नगर, कहाँ पर, धौलावीरा में 3 हिस्सों में विभाजित नगर था, नगर दुर्ग मध्य नगर और निचला नगर। नेक्स्ट गोदीवाड़ा लोथल। नेक्स्ट चावल रंगपुर लोथल, चावल कहाँ पे मिले, रंगपुर लोथल, चावल हड़प्पा कालीन में चावल कहाँ से मिले थे, ऐसे क्वेश्चन देता है, तो रंगपुर लोथल होगा, रंगपुर और लोथल। नेक्स्ट अग्निदेव कालीबंगा क्यों, हवन कुंड है इसीलिए यहाँ पे अग्निदेव कालीबंगा दिया है, हवन लोथल भी है, तो अग्निदेव कालीबंगा लोथल। घोड़े के दांत कहाँ मिले थे, तो इसमें राणा घुंडई से घोड़े के साक्ष्य मिले थे, घोड़े के साक्ष्य राणा घुंडई, घोड़े के दांत घोड़े के दांत कहाँ से मिले थे, राणा घुंडई। अच्छा घोड़े का साक्ष्य बोल देगा तो मैं बोल दिया हूँ गलत, तो उसको सही सुधार रहा हूँ, माफ़ करिएगा, घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा से मिला था, और घोड़े का दांत कहाँ से मिला था, राणा घुंडई से मिला था, घोड़े का दांत राणा घुंडई और घोड़े का जो कंकाल हड्डी मिला है वो आपको सुरकोटदा में मिला है। नेक्स्ट कांसे की नर्तकी मोहनजोदाड़ो से मिला है, कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। नेक्स्ट कफन युक्त सौदा कहाँ मिला है, कफन युक्त सौदा तो ये हड़प्पा से मिला है, कफन से लपेटा हुआ जो सौ होता है वो हड़प्पा से मिला है। घोड़े की हड्डी सुरकोटदा, तो घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है, सुरकोटदा की मिली है। बुना हुआ कपड़ा मोहनजोदाड़ो,
कांसे का पैमाना लोथल, कांसे का पैमाना लोथल, कांसे का पैमाना लोथल। अजीवित नगर आमरी और कोट दीजी। अजीवित नगर कौन था हड़प्पा सभ्यता के टाइम में? आमरी और कोट दीजी अजीवित नगर थे। आमरी और कोट दीजी अजीवित नगर थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड पेज में। बलूचिस्तान के दक्षिण भाग में दास्क नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के पश्चिमी की ओर अंतिम हड़प्पाई स्थल कौन सा था? सूतकांगेडोर। देखिए जो सूतकांगेडोर था ना, ये आपका वेस्ट में सबसे लास्ट स्थल था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। सूतकांगेडोर ये दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान के दक्षिण भाग में आपका ये सबसे दक्षिणी इलाका। पश्चिम की ओर, दक्षिण भाग में पश्चिम की ओर का अंतिम छोर कौन सा है? वेस्ट की ओर का सबसे अंतिम छोर ये है सूतकांगेडोर। बलूचिस्तान के दक्षिण भाग में द्रास नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के पश्चिम की ओर का अंतिम हड़प्पाई स्थल सूतकांगेडोर है। नेक्स्ट, सूतकांगेडोर एक बंदरगाह नगर था जहां से मिट्टी की चूड़ियाँ और चारों ओर पत्थर की दीवारें मिली। सूतकांगेडोर के मतलब जो इलाका है वहाँ के चारों ओर पत्थर का दीवार मिला। 1927 में इसका पता किसने लगाया? तो इसका है सर आर.एन. स्टाइल होगा, आर.एन. स्टाइल नहीं, इसका ये ओरियन स्टेन दिया है, ओरियन स्टेन, आर.एल. स्टाइन, आर.एल. स्टाइन, थोड़ा सा मिसप्रिंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर.एल. स्टाइन ने ये क्या कहते हैं सूतकांगेडोर का पता लगाया। और ये क्या कहते हैं 1927 में सूतकांगेडोर का पता किसने लगाया? आर.एल. स्टाइन ने। नेक्स्ट, कोट दीजी सिंधु नदी के बाएं किनारे पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। इसका उत्खनन किसने किया? तो कोट दीजी का उत्खनन किसने किया था? फजल अहमद 1953 में कोट दीजी का उत्खनन किए थे। और ये सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है। सिंधु नदी के बाएं तट पे कौन स्थित है? कोट दीजी। कोट दीजी का उत्खनन किसने किया था? फजल अहमद 1953 में। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर गुजरात के जलवार जिले के मादर में स्थित है। मादर या भादर, ठीक है, मादर नदी या भादर नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर गुजरात के जलवार जिले में मादर में स्थित है, जिसका उत्खनन 1931 से 1953 में माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने किया। यह स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? भादर नदी या मादर नदी। तो जो रंगपुर है वो गुजरात में है, भादर नदी के किनारे है। ठीक है, इसका उत्खनन 1931 से 1953 तक चला। कौन कौन किया? माधव स्वरूप वत्स किए, रंगनाथ राव। तो रंगपुर गुजरात में है, माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव, और ये भादर नदी के किनारे है। नेक्स्ट, गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों में से एक है। इसका उत्खनन 1990 से 91 में किया गया। कौन किया? आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन किया। विशालतम स्थलों में से एक है, लेकिन भारत में इस वक्त हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहा है कि धौलावीरा सिंधु सभ्यता का विशाल स्थलों में से एक है, ठीक है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। 1990 और 1991 में धौलावीरा का उत्खनन कौन किया था? आर.एस. बिष्ट। नेक्स्ट, पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ की खोज यगदत्त शर्मा, वाई.डी. शर्मा दिया ना, यगदत्त शर्मा ने की थी। तो सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन रोपड़ का खोज कौन किया था? यगदत्त शर्मा। रोपड़ का खोज यगदत्त शर्मा। सतलज नदी के किनारे है रोपड़। यह मानव के साथ किस जानवरों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? अरे इसमें तो कुत्ता होगा, कुत्ता, यस। तो पंजाब के सतलज नदी के तट पर हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ की खोज यगदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ पे मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला। कहाँ पर? पंजाब के सतलज नदी के किनारे रोपड़ पे। तो वहाँ पे इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो की दीवार की चिनाई में पक्की ईंटों का प्रयोग किस पद्धति पर किया गया है? इंग्लिश ब्रांड पद्धति से मोहनजोदड़ो की दीवार की चिनाई में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, इंग्लिश ब्रांड पद्धति से। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? कांस्य युग की थी। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की थी, ब्रोंज एज। नेक्स्ट, हड़प्पा काल में लोग पत्थरों के औजारों का बहुआयात में प्रयोग करते थे, परंतु उन्हें कांसे का निर्माण का ज्ञान था। ठीक है,
कांसे का निर्माण का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों को था। कांसा बनाने के लिए तांबा राजस्थान की खेतड़ी से आता था। तो तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान के खेतड़ी से आता था हड़प्पा के टाइम में। इसमें प्रयुक्त टीन कहाँ से मंगाया जाता था? तो जो टीन था वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। TIN टीन अफ़गानिस्तान से आता था। और उसके बाद कांसा जो था वो राजस्थान के खेतड़ी से आता था और इसी से कांसा बनता था। नेक्स्ट, हड़प्पा काल में टीन के अलावा अफगानिस्तान से कौन सा धातु का आयात किया जाता था? तो अफगानिस्तान से क्या क्या लाया जाता था टीन के अलावा? सोना और चांदी अफगानिस्तान से आता था टीन के अलावा। नेक्स्ट, हड़प्पा काल में गेहूं और जौ मुख्य फसल थी। चावल की खेती का प्रमाण किन दो स्थलों से मिले हैं? तो गेहूं और जो हड़प्पा काल की मुख्य फसल थी, लेकिन चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल और रंगपुर से चावल का साक्ष्य मिला है। लोथल रंगपुर चावल का साक्ष्य। ठीक है। हड़प्पा कालीन की मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। हड़प्पा कालीन की मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। देखिए बुक बहुत अच्छा है, इसमें एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान से जौ तथा गुजरात से बाजरा और गेहूं मिले। राजस्थान से जौ मिला, गुजरात से बाजरा और गेहूं मिले। राजस्थान से जौ मिला, गुजरात से बाजरा और गेहूं मिले हड़प्पा टाइम में। गुजरात में गेहूं की कौन सी दो प्रजातियां उपजाई जाती थीं? तो गुजरात में गेहूं की दो प्रजाति हड़प्पा टाइम में गेहूं की कौन सी दो प्रजातियां उपजाई जाती थीं? क्लब वीट पहला प्रजाति है। दूसरा भारतीय ड्वार्फ वीट और क्लब वीट समझ रहे ना गेहूं। तो दो प्रकार का जो गेहूं होता है ना गुजरात में जो दो प्रकार के गेहूं उगाए जाते थे हड़प्पा के टाइम में, पहला था क्लब वीट, दूसरा था इंडियन ड्वार्फ वीट। ठीक है। राजस्थान से और गुजरात से मिले हैं। राजस्थान से जौ और गुजरात से बाजरा और गेहूं दोनों मिला है गुजरात से। लेकिन गुजरात में जो दो गेहूं के किस्म मिले हैं वो हैं क्लब वीट और भारतीय ड्वार्फ वीट गुजरात से। नेक्स्ट, ट्रिटिकम कंपैक्टम और ट्रिटिकम स्फीरोकोकम हड़प्पा काल में पाई जाने वाली किस फसल की किस्म थी? अरे तेरी की, गेहूं का दो ठो किस्म था, ये मुझे भी नहीं पता था। ट्रिटिकम कंपैक्टम और ट्रिटिकम स्फीरोकोकम। तो ट्रिटिकम कंपैक्टम, ट्रिटिकम स्फीरोकोकम हड़प्पा काल की पाई जाने वाली दो फसल थी गेहूं की। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा काल एवं मोहनजोदाड़ो से 6 कतारों एवं छोटे बीजों वाले जौ की प्राप्ति हुई है। बढ़िया किस्म का जौ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बनावली। तो बनावली से आपको बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, कपास उगाते थे सिंधुवासी। यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? तो यूनान के लोग इसे फ्लूनू कहते थे। यूनान के लोग क्या कहते थे? फ्लूनू कहते थे। सिंधुवासियों को सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय मिला था, यूनान के लोग इसे कहते थे फ्लूनू। नेक्स्ट, ऊँट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई। तो कालीबंगा से ऊँट की भी अस्थि प्राप्त हुई थी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। गेंडा एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? गेंडे का एकमात्र साक्ष्य आमरी से गेंडे का साक्ष्य मिला है। आमरी से गेंडे का साक्ष्य, ऊँट का कालीबंगा से। आमरी से गेंडे का साक्ष्य, ऊँट का कालीबंगा से। ऊँट कालीबंगा, आमरी गेंडा। नेक्स्ट, धातुओं से लघु मूर्तियाँ बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भ्रष्ट मोम विधि से धातुओं को लघु मूर्तियाँ बनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है। धातुओं से लघु मूर्तियाँ बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भ्रष्ट मोम विधि का। नेक्स्ट, मुहरे सीलखड़ी हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ है। तो मुहरे सीलखड़ी हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ है। सीलों पर कौन सा जानवरों का आकृति मिलता है? तो उस समय का जो मोहर था ना हड़प्पा टाइम का सीलखड़ी, उस पर पूछ रहा है कि कौन कौन से जानवरों का उस पर आपको आकृति मिलता है। तो देखिएगा, एक सिंगी जानवर, ठीक है, बिना कुबड़ वाला सांड, एक सिंगी जानवर, बिना कुबड़ वाला सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी। तो इन सब का उस पर चित्र मिलता है, जो वहाँ का सिक्का होते थे मोहर।
तो एक सिंगी जानवर, बिना कुबड़ वाले सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मोहरों पर किसके अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी? मातृ देवी की। हड़प्पा कालीन मोहरों से पता चलता है उस फोटो से कि मातृ देवी की इस मिलती है, उस पर आकृति मिलती है। उससे यह पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी हड़प्पा के टाइम में। तो हड़प्पा कालीन मोहरों पर मातृ देवी की आपको ये भी मिलती है, अंकित किया हुआ चित्र मिलता है। तो इससे पता चल जाता है कि महिलाओं की स्थिति हड़प्पा काल में अच्छी थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी? दोनों थे। नेक्स्ट, अब मातृ देवी के अलावा मुख्य पुरुष देवता कौन थे जिन पे मोहरों पर योग की मुद्रा पर बैठा तीन मुखों वाला अरे और 2 सिंघों वाला दिखाया गया? अरे पशुपतिनाथ, महादेव, आद्य शिव। तो उसमें जो पुरुष की जो पूजा होती थी, जो मिला है वहाँ पे, तो वो पशुपतिनाथ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष और डोव पक्षी को पूजा जाता था। पीपल वृक्ष और डोव पक्षी को पूजा जाता था हड़प्पा टाइम में। महिलाओं चावल से स्वास्तिक की आकृति बनाती थी। और किन स्थलों से अग्निदेव का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा और लोथल से अग्निदेव का साक्ष्य मिला है, यानी कि अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है 2 जगह से। हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष और डोव पक्षी की पूजा की जाती थी। पीपल वृक्ष का और डोव पक्षी का पूजा किया था हड़प्पा टाइम में, याद रखिएगा। महिलाओं चावल से स्वास्तिक बनाया करती थी। नेक्स्ट, सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा किया करते थे और उसे सिंधु नदी का देवता कहते थे? घड़ियाल को वो लोग जलीय पूजा करते थे, जलीय जीव की पूजा करते थे। घड़ियाल का जलीय जीव में घड़ियाल की पूजा करते थे और उसे देवता भी मानते थे, घड़ियाल को, जो मगरमच्छ जैसे बड़े बड़े होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब साइड बाय साइड देखते हैं। पहला, मेसोपोटामिया की मुद्रा लोथल से मिला। भाई लोथल से ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के, चाहे कहीं का भी मुद्रा कहीं से मिला ना, लोथल पे पहले मार दीजिएगा। नेक्स्ट, मनके बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो लोथल। मनके बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो लोथल। घोड़े की मृग मिटिका कहाँ से मिली? लोथल से। नेक्स्ट, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चन्हुदड़ो। बिना दुर्ग का एकमात्र नगर चन्हुदड़ो। बिना दुर्ग का एकमात्र नगर चन्हुदड़ो। नेक्स्ट, अन्नागार मोहनजोदड़ो हड़प्पा। अन्नागार मोहनजोदड़ो हड़प्पा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, हड़प्पा में 12 अन्नागार मिला है। नेक्स्ट, कांसे की भेड़ तथा भैंस मोहनजोदड़ो। कांसे की भेड़ तथा भैंस मोहनजोदड़ो। कांसे की भेड़ तथा भैंस मोहनजोदड़ो। तांबे का हाथी दैमाबाद। तांबे का हाथी कहाँ से मिला? दैमाबाद। तांबे का हाथी दैमाबाद। तांबे का हाथी दैनाबाद। तांबे का हाथी दैमाबाद। तांबे का रथ दैमाबाद। तांबे का रथ दैमाबाद। तांबे का रथ दैमाबाद। तांबे का गेंडा दैमाबाद। तांबे का गेंडा भी दैमाबाद से मिला है। तांबे का गेंडा दैमाबाद। चित्रित घड़ा लोथल। चित्रित घड़ा लोथल। चित्रित घड़ा लोथल। नेक्स्ट, पशुपति महादेव वाली मुद्राएं मोहनजोदड़ो। पशुपति महादेव वाली मुद्राएं मोहनजोदड़ो से। पशुपति महादेव वाली मुद्राएं कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, तांबे की खोपड़ी कालीबंगा। तांबे की खोपड़ी कालीबंगा। तांबे की खोपड़ी कालीबंगा। नेक्स्ट, युग्म सौदाह लोथल। युग्म सौदाह लोथल। युग्म सौदाह लोथल। युग्म सौदाह लोथल से। नेक्स्ट, कलश सावधान लोथल। कलश सावधान लोथल। कलश सौदाह लोथल। कलश सौदाह लोथल। कलश सौदाह लोथल। नेक्स्ट, ऊँट की हड्डी कालीबंगा। ऊँट की हड्डी कालीबंगा। ऊँट की हड्डी कालीबंगा। नेक्स्ट, कांसे की 2 तलवारें मोहनजोदड़ो। कांसे की 2 तलवारें मोहनजोदड़ो। कांस का 2 तलवार भी मिला है मोहनजोदड़ो में, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से कांसे की 2 तलवारें। नेक्स्ट, हाथी दांत लोथल। हाथी दांत लोथल। हाथी दांत लोथल। नेक्स्ट, पत्थर की कीलाबंदी सूतकांगे डोर। पत्थर की कीलाबंदी सूतकांगे डोर। पत्थर की कीलाबंदी सूतकांगे डोर। नेक्स्ट, बटन के आकार वाली मुद्राएं लोथल। बटन के आकार वाली मुद्राएं लोथल। लोथल से कई तरह का मुद्रा मिला है क्योंकि वहाँ से ट्रेड होता था, तो बटन की आकार वाली मुद्राएं छोटी छोटी लोथल से। नेक्स्ट, संभवतः एक बंदरगाह नगर सुरकोटदा। एक बंदरगाह नगर सुरकोटदा। एक बंदरगाह नगर सुरकोटदा। नेक्स्ट, दुर्ग के बाहर और अंदर घरों के अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य सुरकोटदा। अच्छा, दुर्ग के बाहर और अंदर घरों के अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुरकोटदा, याद रखिएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुरकोटदा। नेक्स्ट, अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा। तो घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली? सुरकोटदा। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा। नेक्स्ट, धान कोठार एवं किलेबंदी का साक्ष्य। धान कठार किलेबंदी का साक्ष्य आमरी। धान कठार
धान कोठार एवं किलेबंदी का साक्ष्य आमरी, धान कोठार एवं किलेबंदी का साक्ष्य आमरी से मिला। नेक्स्ट, मोहरों पर मातृ देवी की मूर्ति रंगपुर, मोहरों पर मातृ देवी की मूर्ति रंगपुर, मोहरों पर मातृ देवी की मूर्ति रंगपुर, मोहरों पर मातृ देवी की मूर्ति रंगपुर। नेक्स्ट, प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में लिखित अक्षरों के गुच्छे, प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में लिखित अक्षरों के गुच्छे धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला? प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में लिखित अक्षरों के गुच्छे धौलावीरा। जो एंट्री गेट है वहाँ पर बड़ी संख्या पर लिखित अक्षरों के गुच्छे कहाँ पर मिलते हैं? धौलावीरा में। नेक्स्ट, कब्रिस्तान मोहनजोदड़ो से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है, लोथल से मिलता है, रोपड़ से। 5 जगह से कब्रिस्तान मिलता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ से कब्रिस्तान मिलता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ से कब्रिस्तान मिलता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निर्यात की मुख्य बस्तियाँ, तो ये कहाँ कहाँ जाती थी यहाँ से निर्यात समझिए। गेहूँ, जौ, मटर, तिलहन, कपास आदि वस्तुएं जो हैं, मिट्टी के बर्तन, मन के, ये सब जो टेराकोटा मूर्तियाँ, हाथी के दांत बने सामान, अन्य, ये सब जाते थे, ये सब तैयार जाते थे। नेक्स्ट, आयातित वस्तुओं की सूची व क्षेत्र। अब इसमें आते हैं हम लोग आयात पे। तो वो था निर्यात, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करना, भेजे जाते थे। ये हम लोग के यहाँ मिलता था गेहूँ, जौ, मटर, तिलहन, ये सब मिट्टी के बने बर्तन, ये हम लोग अपने बाहर भेज देते थे इधर उधर, तो हम लोग आयात करते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से बाहर, चाहे कहीं भी भेज देते थे। टेराकोटा मूर्तियाँ, हाथी के दांत, ये सब बाहर मेसोपोटामिया वगैरह में भेज देते थे। नेक्स्ट, आयातित वस्तुएँ मतलब इम्पोर्ट, कहाँ से हम लोग इम्पोर्ट लेते थे, सामान मंगाते थे। तो जो लाजावर्त है मेसोपोटामिया अफगानिस्तान से आता था, लाजावर्त मेसोपोटामिया अफगानिस्तान से आता था, लाजावर्त मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आता था, और सौराष्ट्र एवं दक्षिण भारत से, सौराष्ट्र और साउथ इंडिया से भी आता था लाजावर्त, और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, गुजरात से भी लाजावर्त मिलता था, आयात होता था। नेक्स्ट, टीन, जो टीन आता था ना, वो हम लोग अफगानिस्तान, ईरान और बिहार से आता था। टीन कहाँ से निकलता था, कहाँ कहाँ से आयात होता था? तो टीन होता था अफगानिस्तान, ईरान, बिहार। टीन कहाँ से होता था? अफगानिस्तान, ईरान, बिहार। टीन अफगानिस्तान, ईरान, बिहार। नेक्स्ट, तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान, अरब। तांबा कहाँ से? खेतड़ी, बलूचिस्तान, अरब। तांबा कहाँ से आयात होता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान, अरब। नेक्स्ट, शिलाजीत, हिमालय क्षेत्र से, शिलाजीत, हिमालय क्षेत्र से, शिलाजीत, हिमालय क्षेत्र से। नेक्स्ट, शंख एवं कौड़िया, सौराष्ट्र व दक्षिण भारत। शंख और कौड़ी जो होते थे और शंख होते थे, वो सौराष्ट्र यानी गुजरात और दक्षिण भारत से आते थे, आयात होते थे। नीलमणि, महाराष्ट्र। नीलमणि कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो अब हम लोग का एक ठो और बचा है लास्ट वाला, पेज नंबर 13, हम लोग उस पर जाते हैं। तो 13 जो है वो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ये भी ख़त्म हो गया दूसरा चैप्टर। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमको बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और शेयर कराइए। 1000 का टारगेट लेके चलिए, 1000 अगर होता है तो मैं इससे भी आगे और भी सब्जेक्ट का बनाऊंगा और टू द पॉइंट फैक्ट बताऊंगा। ये बुक बहुत अच्छी है। और सभी को मेरा नमस्कार। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जितनी मेरी क्षमता होगी मैं कोशिश करूँगा आपकी बताने की। अभी मेरी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग भी मेहनत करिए और पूरी तरह से ठान लीजिए, कुछ करना है तो करना है। जो लोग पीसीएस जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हो बीपीएससी, क्योंकि शिक्षा ही वो एक ऐसा मंत्र है ना जो आपको हर लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर देगा। चलिए, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।